Hello everyone, this is Sarshayan with you and welcome to my channel. Our today's topic is law of demand and the video is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video of the same topic, law of demand. But to understand this topic, we have to go to our studios. So here we go. वेलकम बैक। डिमांड को समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, किसी भी मार्केट ट्रांजैक्शन में दो लोग होते हैं, एक बायर और एक सेलर। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। लेकिन डिमांड में आप सिर्फ बायर साइड को एक्सप्लोर करते हैं, आप सिर्फ बायर साइड को कंसीडर करते हैं। सप्लायर साइड पे या सेलर की साइड का कोई डिस्कशन डिमांड लॉ में नहीं होता, चाहे वो गवर्नमेंट डिसीजंस हो, चाहे वो सप्लाई साइड पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना, इससे डिमांड लॉ का कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिर्फ डिस्कस करते हैं डिमांड लॉ में बायर साइड का पर्सपेक्टिव। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब क्यों डिस्कस करते हैं? देखें, इकोनॉमिक्स में बेसिकली बिहेवियर ही डिस्कस होता है कि अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर रिएक्शन क्या होगा, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई कि डिमांड लॉ में सिर्फ बायर साइड का पर्सपेक्टिव डिस्कस होगा कि अगर ऐसा होगा तो बायर का डिसीजन या उसका रिएक्शन क्या होगा। अच्छा जनाब, डिमांड, व्हाट इज डिमांड? क्या लिखा हुआ है? द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिकेट्स द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। ये दोनों वर्ड जो हैं, विलिंग और एबल, इन्हें मैंने ब्लू हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है ये आपको भी समझ आएगा। विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड। सेट्रस पैरिबस, सेट्रस पैरिबस। अगर आपको सेट्रस पैरिबस का वर्ड नहीं समझ आया कि यार ये क्या लिखा हुआ है, तो मैंने सेट्रस पैरिबस पे एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है और उसका ये लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहां जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा सेट्रस पैरिबस क्या होता है। और याद रखिए कि ये सेट्रस पैरिबस ऐसा वर्ड है कि अगर आपने इसे डिमांड लॉ या सप्लाई लॉ में नहीं लिखा तो आपका पूरा लॉ गलत हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, हम किसी चीज को डिमांड उस वक्त डिक्लेयर करते हैं। अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो डिमांड और वांट या नीड ये सिमिलर वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनकी मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। किसी भी चीज को इकोनॉमिक्स में डिमांड उस वक्त डिक्लेयर किया जाता है जब तीन कंडीशंस मीट कर जाएं। सबसे पहली, विलिंगनेस टू बाय। जो बायर है, मैंने आपसे क्या कहा, डिमांड में सिर्फ बायर साइड का पर्सपेक्टिव डिस्कस होता है। जो बायर है उसमें विलिंगनेस हो उस स्पेसिफिक आइटम को खरीदने की जो कि वो खरीदने जा रहा है या वो खरीदना चाह रहा है, तो विलिंगनेस टू बाय लाजमी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, एबिलिटी टू बाय, खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, मैं एक जहाज खरीदना चाहता हूं, मेरी हैसियत नहीं है वो जहाज खरीदने की, विलिंगनेस तो है लेकिन हैसियत नहीं है, मैं कई अरब रुपए जहाज नहीं खरीद सकता इतना महंगा, ठीक है। तो एबिलिटी निकल गई, अब वो जहाज खरीदना मेरी डिमांड नहीं बन सकता। इकोनॉमिक्स की जबान में विश तो हो सकती है मगर डिमांड नहीं है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है रेडी टू पे, जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं। रेडी टू पे का मतलब यह है कि देखें, विलिंगनेस टू बाय भी हो, खरीदने की चाहत, एबिलिटी टू बाय भी हो, खरीदने की हैसियत, मगर अगर रेडी टू पे नहीं है तो भी वो चीज़ डिमांड नहीं कंसीडर की जाएगी। इकोनॉमिक्स में रेडी टू पे भी हो कि उस चीज़ को खरीदने के लिए
पैसा देने को भी तैयार हो। कौन? कस्टमर। इसे दोबारा देखिए, अब आपको ये बात समझ आ जाएगी। द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इंडिकेट्स द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at different possible prices during a particular period of time. Clear? अब यहाँ पे बात होगी जनाब कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये बात जहन में रखें कि इकोनॉमिक्स में, खुसूसन लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, क्वांटिटी डिमांड और डिमांड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिमांड एक होल सिनेरियो है और क्वांटिटी डिमांडेड इसके अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कंज्यूमर एक स्पेसिफिक प्राइस पे जितनी क्वांटिटी ख़रीदने के लिए तैयार है उसे हम कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। गौर से पढ़िए क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन और याद रखिएगा कि अगर इकोनॉमिक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हुए जहां आपने QTD लिखना है उसकी जगह अगर आपने D लिख दिया या D की जगह QTD लिख दिया तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। गौर से देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? द क्वांटिटी डिमांडेड of any good is the amount of the good that buyers are willing and able to purchase at specific price। specific price पे कोई भी बायर कितनी क्वांटिटी ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है। गौर से देखें, जब प्रोडक्ट $20 की थी उस वक्त वो 100 यूनिट्स खरीद रहा था, कीमत नीचे हो गई, $15 हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। अब वो $15 पे कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है? वो 150 यूनिट्स खरीद रहा है। ये है क्वांटिटी डिमांडेड का कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज होती है डिमांड शेड्यूल, ये जो बराबर में लिखा हुआ है। डिमांड शेड्यूल क्या है? अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो डिमांड शेड्यूल को समझते हैं कि जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वही डिमांड शेड्यूल है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जो ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं उसे आप डिमांड कर्व कहते हैं। इकोनॉमिक्स में वर्डिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। अगर आपने किसी जगह पे गलत वर्डिंग लिख दी आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स को सीरियस नहीं लेते, वो इसको थियोरेटिकल सब्जेक्ट समझते हैं, एंड में जाके वो बहुत बुरी तरह सफ़र करते हैं। जब वो इकोनॉमिक्स को खोलते हैं तो उनके ऊपर से गुजर जाती है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें। डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डिमांड शेड्यूल सिर्फ ये शेड्यूल है जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर एक तरफ प्राइस लिस्ट की हुई है और एक तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लिखी हुई है। डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांड। गौर से देखें, वो कह रहा है कि जब $5 एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कोई भी ले लें, पोटैटो चिप्स ले लें आप, जब $5 उस पोटैटो चिप्स की कीमत थी उस वक्त कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी? 300 यूनिट्स जो हैं वो डिमांड किए जा रहे थे, परचेज किए जा रहे थे। जब उसकी प्राइस बढ़ी 10 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई और वो 250 पे आ गई। ये जो शेड्यूल आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसे आप कहते हैं डिमांड शेड्यूल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? देखें, 2 डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, वही सप्लाई के भी होते हैं, प्राइस और दूसरे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड लॉ में बेसिकली सिर्फ एक डिटर्मिनेंट मूव करता है। कौन सा डिटर्मिनेंट मूव करेगा? प्राइस। वाई एक्सिस पे जो डिटर्मिनेंट है वो प्राइस कहलाता है, वो मूव करता है, वो फ्लक्चुएट करता है, जिसका इंपैक्ट एक्स एक्सिस पे मौजूद क्वांटिटी डिमांडेड पे पड़ता है। ठीक है, ये बात आपको शायद अभी नहीं समझ आई होगी, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझ आ जाएगी। दूसरे फैक्टर्स होते हैं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो मूव नहीं करेंगे। अगर आपको डिमांड लॉ को प्रूव करना है तो इन तमाम फैक्टर्स को, जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं, आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो सेट्रस पैरिबस की कंडीशन भी कहलाते हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि सेट्रस पैरिबस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। अब हम आते हैं कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किन चीज़ों को फिक्स किया जाता है। अगर इन चीज़ों को फिक्स नहीं किया जाएगा तो डिमांड लॉ साबित नहीं हो सकता। आइए जनाब,
वो ये फैक्टर्स हैं सारे। कौन से फैक्टर्स हैं? डिमांड लॉ में मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ दो चीज़ें मूव करती हैं, एक प्राइस मूव करेगी और एक क्वांटिटी डिमांडेड मूव करेगा। प्राइस की मूवमेंट की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट आता है, लेकिन आपको डिमांड लॉ को साबित करने के लिए इन तमाम चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? नो चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर में कोई चेंज नहीं आया, किसी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आया। दूसरी चीज़, इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स्ड रहेगी। यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स्ड है, उसमें ना वो बढ़ी है ना वो कम हुई है। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आ गया तो डिमांड लॉ नहीं होगा, बल्कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व हो जाएगा। उसके लिए अगली वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और यहां ऊपर मैं दे दूंगा। टेस्ट ऑफ कंज्यूमर भी चेंज नहीं होगा। कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहेगा। टेस्ट का मतलब है उसका मिजाज, उसके एक्सपेक्टेशन, वो भी चेंज नहीं हुई, वैसी की वैसी है। आपने ये इमेजिन करना है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड हैं, क्योंकि याद रखिए क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम में तो वो आपसे कभी कभी घुमा के कहता है कि जनाब यहाँ पे जो है वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई है, तो आप डिमांड कर्व ज़रा ड्रॉ कीजिए। तो आपको समझ ही नहीं आता, आप समझते हैं कि शायद ये लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहा है, और आप उठा के एक डिमांड लॉ का जो प्राइस के साथ एक ग्राफ बनता है आप वो ड्रॉ कर देते हैं, पूरा सवाल गलत हो जाता है और आपके सारे नंबर चले जाते हैं। तो ये बड़े गौर से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए। फैशन इज फिक्स, फैशन में भी कोई तब्दीली नहीं आई। मिसाल के तौर पे जो सलमान खान का लाया हुआ फैशन था वो स्टिल है, तो वो फैशंस अभी भी हैं, फैशन में कोई तब्दीली नहीं आई। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस में भी कोई तब्दीली नहीं आई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आई है, वो सब के सब फिक्स्ड हैं। आप डिमांड लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं उन्हें फिक्स्ड रखना है, और नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स क्या हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ये फिक्स नहीं होंगे तो आपका डिमांड लॉ साबित नहीं हो सकता। अच्छा, नो चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं मिसाल के तौर पे आपके दूध के साथ जो डब्बा आता है, दूध के साथ जो थैली आती है, या किसी के साथ कोई उसकी पैकिंग आती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, उनकी प्राइसेस भी सेम हैं और बायर जो है वो रैशनल है। ये सारे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हैं। अब देखें ये जो आपको दिख रहा है ये बड़े मजे का है। अभी तो आपको इसमें कुछ नंबर्स से नजर आ रहे हैं, मगर अब आपको दिखेगा कि हो क्या रहा है। गौर से देखिए, प्राइस ऊपर गई तो क्वांटिटी डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर। और ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से हर पॉइंट के ऊपर एक क्वांटिटी डिमांडेड का पॉइंट ड्रॉ होता चला जा रहा है, एंड हियर इज द डिमांड कर्व। अब देखें बेसिकली ये क्या था, मैंने आपको जब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन दिखाई थी तो मैंने बताया था कि डिमांड का जो लॉ है वो एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? दोनों चीज़ें ऑपोजिट चलती हैं एक दूसरे के। प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आएगी, प्राइस अगर नीचे आएगी तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर चली जाएगी। दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, एक सिमत में नहीं चल सकती। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस ऊपर तो क्वांटिटी डिमांड नीचे, प्राइस नीचे तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर, दोनों एक डायरेक्शन में कतई नहीं चलेंगी। यही डिमांड का लॉ है। अब आइए आपको मैं डेफिनेशन जब समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए प्राइस ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड उस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। प्राइस जब अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी तो क्वांटिटी डिमांड विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन आपको पता है कि वो जो जीरो का पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। और प्राइस जब टुवर्ड ओरिजिन मूव करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव करेगी, ठीक है। अच्छा आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन पे। अब गौर से देखिए लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, मैंने यहाँ कुछ चीज़ें ब्लू की हुई हैं और कुछ चीज़ें रेड की हुई हैं, गौर से देखिएगा। लॉ ऑफ डिमांड की पहली डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ नेगेटिव एंड इनवर्स, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ गुड
or the service and quantity demanded over a period of time। जैसे मैंने आपको दिखाया कि नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है कि एक डिटर्मिनेंट प्राइस ऊपर जा रही है तो क्वांटिटी डिमांड नीचे, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। ceteris paribus और all other variable remain constant, ये दो जुमले हैं, या तो ceteris paribus लिखिएगा डिमांड के लॉ में या all other variable remain constant ये लिखिएगा। अगर इन दोनों में से कोई जुमला आपने नहीं लिखा तो आपका डिमांड लॉ गलत हो गया। डिमांड लॉ उस वक्त तक साबित नहीं हो सकता जब तक कि ceteris paribus की कंडीशन अप्लाई ना की जाए। ठीक है, इससे आसान डेफिनेशन पे लेके आता हूँ, वो है एज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, ceteris paribus। जो बात मैंने बताई वही यहाँ आसान वर्डिंग में लिखी है और आसान वर्डिंग पे ले आता हूँ। whenever the price of any commodity increases its quantity demanded, quantity demanded, डिमांड ना लिख दीजिएगा यहाँ, ये क्वांटिटी डिमांड है। अगर आपने ये लिखा कि whenever the price of any commodity increases its demand decreases, then आपका सवाल गलत हो गया, आंसर गलत हो गया। आपने लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। अब आगे आपने लिख दिया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि जो लिखा हुआ जुमला है इसका उलट, यानी प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, ceteris paribus ये वर्ड लाजमी लिखिएगा, नहीं लिखा तो सवाल गलत हो गया। तो सिंपल, अब जो चीज़ आपको दिख रही है वो डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली वो सम अप है, एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस। अब आते हैं एक एग्जाम क्वेश्चन की तरफ कि वो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है कि व्हाई इज डिमांड कर्व अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद यही बात नहीं समझ आती कि एक यार कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है। भाई डाउनवर्ड स्लोपिंग का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो डिमांड का कर्व है, कर्व का मतलब जो मैंने ये पहले जो एक लाइन ड्रॉ की थी जिसमें तमाम पॉइंट्स को मिलाया था और वो कर्व नीचे की तरफ आ रहा था, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसको असल में डिमांड कर्व कहा जाता है, जो ये लकीर आ रही है इसे डिमांड कर्व कहते हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। आंसर बड़ा सिंपल है कि द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इट इंडिकेट्स द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेगेटिव रिलेशनशिप को वो इंडिकेट करता है क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बढ़ता है। अगर ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता तो ये डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाता, लेकिन क्योंकि डिमांड लॉ में ये नेगेटिव रिलेशनशिप है जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। अच्छा जी, अब हम लेसन रैपअप की तरफ चलते हैं। लेसन रैपअप में सबसे पहले वो कहता है डिमांड लॉ डिस्कसेस कंज्यूमर यानी परचेजर्स पर्सपेक्टिव, सेलर की तरफ का पर्सपेक्टिव नहीं डिस्कस करता। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस गोज अप एंड क्वांटिटी डिमांडेड कम्स डाउन, प्राइस गोज डाउन क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ceteris paribus, ओनली द प्राइस विल मूव, ऑल अदर फैक्टर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, इसके अलावा किसी फैक्टर में चेंज नहीं आएगा। इफ देयर इज अ चेंज इन एनी अदर फैक्टर एक्सेप्ट प्राइस देन देयर विल बी द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये एक नई चीज है जो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है और कैसे होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक समझ आ गया होगा, मगर डिमांड को समझने के लिए आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हाउ टू ड्रॉ अ डिमांड कर्व। उसके लिए लिंक ये रहा और डिस्क्रिप्शन में भी है, ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि एक डिमांड कर्व को ड्रॉ कैसे किया जाता है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।